फकीद अलकुमत इस्लामाबाद से मैं हूं कार बगा और आप देख रहे हैं सियासत डॉट पी के। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुल्की माया नाज सहाफ़ी और तजज़ियाकार ज़ुनैरा अज़हर साहिबा। ज़ुनैरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैडम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि रजीम चेंज की गई पाकिस्तान में। रजीम चेंज के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में जो अनारकी है वो फैली। उसके बाद सियासी और माशी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ और इस सियासी और माशी अदम इस्तेकाम में मुल्क की मायशत का बेड़ा गर्क हो गया। उसके बाद सियासी एलीट जो है वो आपस में गुत्थम गुत्था नजर आई और आर्मी चीफ आपका बेल आउट पैकेज मांग रहा है। तो इस सारे सिनेरियो में आप किस नजर से देखती हैं और ये सियासतदान कहाँ पे हैं जब आपकी आर्मी चीफ को बेल आउट पैकेज मांगना है? थैंक यू वेरी मच। देखिए, कहानी कोई बहुत छोटी नहीं है, किरदार भी बहुत ज्यादा है और हिस्ट्री भी काफी तवील है। अगर बहुत शॉर्टली मैं कमेंट करना चाहूँ तो जिस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं होते वहाँ ऐसी सिचुएशन होती है। बिकॉज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डेवलप होने का मतलब है डेमोक्रेसी स्ट्रांग होना और सबके रोल्स डिफाइन होना और हर कोई अपने रोल्स में रह के काम करे। अगर वैसा नहीं हो रहा और हर कोई एक दूसरे के ऊपर स्टेप कर रहा है और सब साल की रवायत तोड़ दी है उसमें आपने अदलिया को इंटरफेयर करवा के, तो उसके बाद एनार्की तो बहुत छोटा वर्ड है ना। इसका मतलब है योर कंट्रीज एंटायर पॉलिटिकल लैंडस्केप हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। और वो कॉम्प्रोमाइज किसने? सियासतदानों ने किया है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज ये कि जब भी कभी एनार्की होती है किसी मुल्क में, कोई एक फरीक, कोई एक एंटिटी, कोई एक इंस्टीट्यूशन ऐसा होता है जिस पे लोगों को बहुत ट्रस्ट होता है कि वो मॉडरेटर के तौर पे या आर्बिट्रेटर के तौर पे बीच में बैठ के चीजों को रिजॉल्व करा सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा वो इंस्टीट्यूशन मिलिट्री है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर आप कितना बोझ डाल, दैट इज द मेजर क्वेश्चन। क्या आपको इंटरनल सिक्योरिटी दे, क्या वो आपको एक्सटर्नल सिक्योरिटी दे, क्या वो आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट करे, क्या वो आपके पॉलिटिकल मामले रिजॉल्व करे? आपने उनको क्या समझावा है? द बेसिक क्वेश्चन इज। एंड नंबर टू, वंस अ मिलिट्री इंस्टीट्यूशन इज पोलिटिसाइज्ड, उसको बैकफुट पे ले जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और इसको हम एक मिसाल हमने देखी जनरल कियानी के दौर में। प्रेसिडेंट मुशर्रफ के फौरन बाद जनरल कियानी ने बहुत स्ट्रिक्टली इंटरनल सिक्योरिटी पे फोकस किया। उन्होंने कहा था, उनका ये बहुत मशहूर, उनकी ये डॉक्ट्रीन कि हमें अंदर से ज्यादा अंदरूनी खतरात ज्यादा हैं, बाहर से कम है। तो द वे ही रियलाइज्ड इट, उसके बाद हमने देखा एक स्मूथ इंटरनल ऑपरेशंस, टेररिज्म के अगेंस्ट हुए, पॉलिटिशियंस ने अपने कामों पे फोकस किया, तो हम किसी ना किसी तरह एक रास्ते पे चल पड़े थे। अभी सेम सिचुएशन में जब तक कोई ये रियलाइज नहीं करेगा कि थ्रेट कौन है, कहाँ है और उसको एलिमिनेट कैसे करना है और उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूशंस की कोहेरेंस आपस में कितनी जरूरी है, तब तक मसला हल नहीं होगा। मैडम, एक चीज क्लियर कर दें, इज दैट राइट वे दैट योर आर्मी चीफ इज बेगिंग फॉर बेल आउट पैकेज? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखें, आर्मी चीफ का क्या काम है कि वो जाके आपके लिए बेल आउट पैकेजेस मांगे? और मेरे ख्याल है इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, उसको दे हैव टू कम अप विद एन एक्सप्लेनेशन कि आया उनको उन्होंने इनकार कर दिया है, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने रीच आउट किया, उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला। नंबर थ्री, कुछ प्री कंडीशंस ऐसी थी जिसमें उनको, क्योंकि हमारे मुल्क में माशाल्लाह बहुत मिसाल मौजूद है करप्शन की, तो विद इन इंस्टीट्यूशंस उन्होंने कहा था आप हमें बताएं कि आप टेरर फाइनेंसिंग को कैसे रोकेंगे और आप करप्शन को कैसे रोकेंगे। तो ये जो इन्होंने असेंबली में बिल पास करके नैब को बिल्कुल टूथलेस टाइगर बनाया है, क्या ये उसका आफ्टर इफेक्ट है कि वो? ज़ुनैरा साहब, एक चीज मुझे क्लियर कर दें, जब आपके सियासतदान जिन पे नैब में केसेस चल रहे हों, जब वो अरबों की करप्शन में मुलव्वस पाए गए हों और उन्हीं की पार्टी के सरबराह जो हैं वो अदालतों से सजायाफ्ता हों, वो नाअहल हो चुके हों, और उसके बाद वही खानदान जब मुल्क में मुसल्लत कर दिया जाए, तो फिर कैसे निजाम चलता है और कैसे माशी जो है आप खुद मुख्तारी हासिल कर सकते हैं? माशी स्टेबिलिटी फिर कैसे मुमकिन है आपके लिए? जैसे अभी चल रहा है फिर वैसे ही चलता है, आपके तो सामने आप देख रही हैं कि ये हालात हमारे मजीद खराब हो रहे हैं, ये श्रीलंका की तरफ माहौल जा रहा है। देखें, श्रीलंका, जो लोग भी श्रीलंका को जानते हैं, उनका और पाकिस्तान का एक बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि उन्होंने भी वॉर अगेंस्ट टेरर लड़ी है। पाकिस्तान को
हेल्प की थी जब उनके बहुत ज्यादा टेररिज्म फैला हुआ था, और किस तरीके से वो बड़े पीसफुल लोग हैं, उन्होंने किस तरीके से एक चीज मेंटेन की, अपने इकोनॉमिक्स की तरफ वापस आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वापस लेके आए, लेकिन जो चीज वो खत्म नहीं कर सके थे दैट वाज पॉलिटिकल डायनेस्टिक सिस्टम, कि डायनेस्टीज चल पे भी 20 इयर्स से एक ही खानदान के भांजे भतीजे रिश्तेदार गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और करप्शन कर रहे हैं, तो हमने उनका हाल देख लिया है। मैडम आप इस चीज को बड़े अच्छे से एनालाइज करती हैं, आप इन चीजों को देखती भी हैं। ये एक खानदान आता है, एक खानदान के बाद एक और खानदान है जिनकी तीसरी नस्ल भी अब चल रही है सियासत में, तो इनको लाने वाले कौन है? इनके पीछे भी तो कुछ कोई लोग बैठे हैं ना, वो लोग कौन है एग्जैक्टली जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए इसमें तो मेरे ख्याल है दिस इज एन ओपन सीक्रेट। देखिए हमारे यहाँ फौज का बहुत बड़ा रोल है, एक स्टेक होल्डर है हमारे यहाँ आर्मी, और उसमें मैं उनका कसूर इसलिए कम कहती हूँ क्योंकि ये पॉलिटिशियंस का काम होता है कि वो मैंडेट लेके अवाम के जरिए से गवर्नमेंट में आए, बैकडोर से ना आए। तो ये जो वोट को इज्जत दो, एक महीना पहले आप वोट को इज्जत थे और 2 महीने बाद वो आपने साइड पे फेंका और आपको गवर्नमेंट ऑफर हुई और आपने एक्सेप्ट कर ली। तो जब आप इस तरह चैनलाइज करेंगे चीजों को, बैक एंड पे जाएंगे, ताकतवर हलकों के साथ खुद बार्गेन करेंगे, तो फिर कैसे डेमोक्रेसी आएगी, क्या सिस्टम चलेगा आगे? एग्जैक्टली मैडम, हम पंजाब की तरफ आते हैं, जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी और उसके बाद हालात मजीद खराब हुए, फिर सियासतदानों को एक दफा सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। वो रूलिंग जब उन्होंने दी, जब उनके पास खत आया, खत आने से पहले भी सबको पता था कि वो खत एक उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, उसके बाद उस रूलिंग की भी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, मगर वो दी सिर्फ इसलिए गई थी कि ताकि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दूसरी जमात खटकाए और हम सुप्रीम कोर्ट में जाए। क्या आप इसको इस लेंस से देखती हैं कि ये सारा ड्रामा इसलिए किया गया कि नून लीग अपना एक बयानिया बना सके और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने इस्तेमाल किया इस बयानिया के लिए? अच्छा देखिए, बहुत सारी चीजें प्लान्ड होती हैं पाकिस्तान में, बल्कि मैं अगर कहूँ कि 80% चीजें प्लान्ड होती हैं तो ये गलत नहीं होगा। और हमारे यहाँ प्लानिंग करने वालों की असेसमेंट कभी आज तक गलत भी नहीं हुई थी। जो चीज चेंज हो गई है ना पाकिस्तान में, वो है मैसेस। लोग चेंज हो गए हैं। वो क्यों चेंज हो गए हैं? लोगों को समझ बहुत आ गई है। उसकी वजह ये है कि आपने पहले 4 से 5 साल पैनामा पेपर्स की एक ट्रेल चलाई, वो एक इंटरनेशनल स्कैंडल था। उसमें हमारे वजीर आजम पकड़े गए, उनको वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे लोगों ने पेंट हाउस पायरेट्स लिखा, उन्होंने मोस्ट करप्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड टॉप 10 में उनका नाम डाला, पूरे मुल्क पूरी दुनिया में आपके मुल्क की हर्जा सराई हुई। फिर उनको हटाया, डेमोक्रेटिक सेटअप चलता रहा, उन्हीं के जमात के शाहिद खाकान अब्बासी आए, उन्होंने टेन्योर पूरा किया और उसके बाद इमरान खान आ गए। अब सारी दुनिया एक सवाल पूछती है कि आपको अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जरूरत क्या पेश आई थी? अगर तो वो जरूरत महंगाई थी तो फिर अभी बता दें आपने उसका क्या हल किया है। अगर उसकी जरूरत कोई और वजह थी, कोई बहुत बड़ी सिक्योरिटी लाहक थी, हमें कोई बहुत धमकियां मिल रही थी किसी मुल्क से, वो भी शेयर कर लें, शायद लोग समझ जाएं। लेकिन जब आप ये समझे कि हम कुछ बताने के पाबंद नहीं है, हम जो चाहें करें, तो उसके बाद वही होता है जो हुआ। और लेट मी क्लैरिफाई इट, मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, उनमें 100 गलतियां होंगी, लेकिन कम से कम अपने मुल्क के लिए प्रिंसिपल स्टैंड तो लेते हैं, वो दुनिया में खड़े तो होते हैं। जो तमाशा इन्होंने अब लगाया हुआ है, कम से कम ये तमाशा तो नहीं था। अब आप इस रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट को तो कोई इनके साथ डील करने को तैयार नहीं, इनके साथ इनकी कोई बात नहीं सुनता, इनके बटन कहीं और से दबाए जाते हैं। देखिए लेजिटिमेसी जो है ना, लेजिटिमेसी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में बेसिक क्रेडेंशियल का काम करती है। हजार साल हैं, बोरिस जॉनसन ने क्यों इस्तीफा दिया है, क्यों देना पड़ा उसको इस्तीफा? क्योंकि सारी मुल्क को कह रहा था कि आप घरों से ना निकलें, कोविड है, और खुद वो पार्टी कर रहे थे, यही हुआ है ना। और उनके सामने तो लोगों ने कहा, जब हम अपने लोगों को दफना रहे थे और हम उनके फ्यूनरल पे भी 6 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते थे, तो आप वहां पर पार्टी कर रहे थे, तो आपके पास इखलाकी जवाज खत्म हो गया गवर्नमेंट में रहने का, इसलिए उनको रिजाइन पड़ा। अब कहाँ ये लेवल हो लेजिटिमेसी का, और कहाँ ये लेवल हो कि आपको पता है आपने हर जगह पैसों से लोग खरीदे, उसके आप बावजूद आप नाकाम हो गए हैं, लेकिन यू आर हेल बेंट अपॉन इट कि हम गवर्नमेंट नहीं छोड़ेंगे। अब अगर ये गवर्नमेंट नहीं छोड़ते, इनका तो कोई नुकसान नहीं है, ये तो कल चार्टर त्यारों में बैठेंगे और बाहर चले जाएंगे, नुकसान आपका और मेरा है। एग्जैक्टली। सो बेसिक
ہمیں لیجٹمیسی کو اور مورل اتھارٹی کو جب تک اپنے ملک میں واپس امپوز نہیں کریں گے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. میڈم آخر میں مجھے یہ ایک چیز بتا دیں, ہم نے دیکھا رجیم چینج کے بعد عمران خان کو انہوں نے ایک طرح سے گڈھے میں پھینک دیا تھا اور اس کی سیاست کو دفن کر دیا تھا, مگر ہم نے یہ چیز دیکھی کہ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ عمران خان کو عوام میں خوب پذیرائی ملی اور ان کا جو عوام میں ایک امپریشن تھا جو ان کی گورنمنٹ کے دور میں بھی لوگ ان کے خلاف تھے, گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد وہ لوگ مزید ان کے حق میں ہو گئے. اس کی کیا وجہ تھی اور لوگ ان کے حق میں اس طرح سے کیوں, ان کے بیانیوں کو کیوں اتنا پروموٹ کیا لوگوں نے؟ دیکھیں لوگوں نے ان کے بیانیوں کو پروموٹ نہیں کیا, لوگوں کو جو شخص پاکستان کے لیے ٹھیک لگا لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا. اٹس ویری کلیئر ٹو. میں شاید بہت بڑے ناقدین میں سے تھی جو 3.5 years عمران خان کی گورنمنٹ رہی ہے. ان کی پالیسیز سے مجھے بہت اختلاف تھا, مجھے ان کی افغانستان کے بارے میں بیانات, ان کے طالبان سے ایسوسی ایشن, بہت سارے معاملات تھے. لیکن جب معاملہ یہ آیا کہ آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک جا رہے تھے, سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا اور سب کو پتا ہے کہ 2-3 لوگوں کی لڑائی میں آپ نے پورا ملک الٹا کے رکھ دیا, تو میں اور آپ, ہم لوگ اب 90s کی سیاست میں نہیں رہ گئے. ہم صرف پی ٹی وی نہیں دیکھتے, اب جو ڈیجیٹل ہے اس نے لوگوں کو اتنی اویئرنیس دے دی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ 10 اپریل کی رات کو جو لوگ نکلے تھے کیا وہ کسی کی کال پہ نکلے تھے؟ ایسے ہی ہے, بالکل کسی کی نکلے تھے. سو مائی پوائنٹ از کہ اس باہر لوگوں کے باہر نکلنے نے عمران خان کو اسٹرینتھن کیا. شاید عمران خان میں بھی اتنی ہمت نہ رہتی کہ وہ اتنی کیمپین چلا, یہ سب اٹ از دا پیپلز مینڈیٹ جس نے ان کو بھی کھڑا کیا, اور ان کی ساری برائیاں ایک طرف رکھ کے انہوں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے پہ تو ہم اپنے وزیر اعظم کو نہیں نکالنے دیں گے, باقی ساری باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن جسٹ بیکاز ہی از ناٹ لیٹنگ امیرکا بلی اس, اس وجہ سے تو ہم نہیں نکالنے دیں گے. آخر میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, مجھے یہ بتا دیں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے اور جس طرح کے عوام آپ ایک سمجھدار ہو چکے ہیں, وہ باشعور لوگ ہیں اور ہر چیز کو وہ کاؤنٹر کرتے ہیں, ہر آرگومنٹ کو, ان لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے اداروں کو اب سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہوگی, چاہے وہ فوج ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, یا جو بھی ادارے ہیں, انہیں سیاست سے دور ہونا پڑے گا اور اس کو ایک ٹرو جمہوری ملک بنانا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے. پولیٹیشینز کو بھی شارٹ کٹس لینے بند کرنے پڑیں گے, چاہے وہ عمران جب پھنستے ہیں تب ڈیلز نہیں لیں گے, یہ تب بھی حالات. ایگزیکٹلی. آپ مجھے ایک بات بتا دیں, صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے, نواز شریف نے اتنی کرپشن کی ہے انٹرنیشنلی, ہم نے ابھی کہ وہ کتنے بدنام ہوئے ہیں, کیا وہ اس ملک میں رہ کے اگر جیل کاٹتے تو نون لیگ کو کوئی اور بیانیہ بنانے کی ضرورت تھی؟ بالکل نہیں تھی. وہ جیل نہیں کاٹ سکتے. یہ لوگ چاہتے ہیں یا ہم حکومت میں ہوں یا ہم پہ باہر عیش کر رہے ہوں. ابھی بھی زرداری صاحب دبئی پہنچے ہوئے ہیں, وہ کووڈ کا ایک نیا بہانہ مل گیا ان کو. اچھا, اس سارے کرائسس میں عمران خان بھاگا نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں, وہ بھاگے نہیں ہے, وہ یہی رہے. ایک ایسا وقت تھا جب یہی پارٹیز کہہ رہی تھی عمران خان کو اگر اس کو گورنمنٹ میں رکھنا ہے, یہی اس کی سب سے بڑی سزا ہے کہ اسے گورنمنٹ میں رہنے دیا جائے, اسے چھوڑ دیا جائے اس کے حال پہ. بالکل. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری 1000 years کی تاریخ میں یہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتی تھی جب تک اسٹیبلشمنٹ اس کا ساتھ نہ دیتی. لوگوں کو توڑنا, الائز کو توڑنا, اور آپ آج دیکھیں ایم کیو ایم کے کیا حالات ہو رہے ہیں, باپ پارٹی کے کیا حالات ہو رہے ہیں, یہ لوگ خود بول رہے ہیں نا سب کچھ, میں نے اور آپ نے تو. سو اس لیے تھنگز ہیو بین ایکسپوزڈ, اور سپریم کورٹ کو, پارلیمنٹ کو اپنے ڈیسیجنز لینے چاہیے, فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے, بیوروکریسی کو ڈی پولیٹیسائز کرنا, ریفارمز لانا, یہ ساری چیزیں جب تک نہیں ہوں گی, اینڈ بائی دی وے یہ 5 سال کا کام نہیں ہے, یہ بہت لمبا کام ہے, تو ہمیں پولیٹیکل کنٹینیوٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی چاہیے یہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے میڈم, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. سیاست.pk دیکھتے رہیے اور اپنا فیڈ بیک سے ضرور بتائیے گا. اللہ نے کے بعد.